हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे डोमेस्टिक साइंस के लिए स्पेशल एमसीक्यू क्लास, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास ही रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है इनमें से जो पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। ठीक है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन में है आपके क्राइंग है, कोइंग है, बबलिंग है एंड ऑल ऑफ एबव। तो आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर इसमें से आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब बच्चा देखिए ना तो बच्चा मतलब जब बच्चा रोता है तो उसमें भाषा संचार नहीं होती है, ना ही कुइंग होती है, ना ही बबलिंग होती है। तो पूछ रहा है पूर्व भाषा संचार का प्रकार है, यानी कि बच्चा बोलने से पहले क्या करता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब बच्चा होता है तो बच्चा क्राइंग करना शुरू करता है, यानी कि रोता है। फिर वो कूइंग करता है, उसके बाद फिर बच्चा बबलिंग करता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, बबलिंग के बाद धीरे धीरे बोलता है। ठीक है, क्या करता है बच्चा, बच्चा धीरे धीरे बोलता है। तो इसका मतलब ये जो तीनों चीज हो रही है ना, यानी कि रोना, कुइंग और बबलिंग, ये जो तीनों चीज है ये आपकी हो रही है भाषा के पहले, यानी कि बच्चे के बोलने से पहले ही। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। और इसमें एक आपका हाव भाव भी आ जाते हैं, जिसको हम गेस्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर के माध्यम से हिलाता है, अपनी बॉडी के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से बात करने की कोशिश करता है, पर भाषा संचार नहीं कर पाता, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। और बबलिंग में क्या होता है, बच्चा ऐसे साउंड निकालता है, दा दा, माँ माँ, ऐसे जो आपके सेम वॉवेल साउंड होता है ना, वॉवेल का उनको क्या करता है, उनको निकालने की कोशिश करता है बबलिंग में। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A social rule that requires a person to select a spouse from within a certain group is known as। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा एक सामाजिक नियम है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने समुदाय में ही विवाह करता है। तो ऑप्शन में इसमें एक्सोगैमी है, और आपका गोत्र एक्सोगेमी है, एंडोगेमी है, और आपका सपिंड एक्सोगेमी है। तो राइट आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऐसा समुदाय जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने समुदाय में ही विवाह करने के लिए साथी ढूंढता है, यानी कि अपने ही क्या करता है, अपने ही समुदाय में विवाह करता है। तो ये आपका कहलाता है एंडोगेमी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, आयोडीन डेफिशिएंट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड्स टू विच डिसीज इन इन्फेंट। यानी कि गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो अपने डाइट में आयोडीन की प्रॉपर आयोडीन नहीं ले रही है तो शिशुओं को इसमें कौन सा रोग हो जाएगा। मिक्सेडिमा हो जाएगा, क्रेटिनिज्म होगा, ग्वाइटर होगा, या रिकेट्स होगा। तो शिशुओं को कौन सी कमी हो जाएगी, आपको ये बताना है। आंसर बताइए आप लोग, क्या सही हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्रेटिनिज्म। अगर प्रेग्नेंट लेडी अपनी डाइट में ठीक तरह से आयोडीन की मात्रा नहीं लेगी तो शिशुओं में क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। क्रेटिनिज्म होता है बौनापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, रफेज प्रेजेंट इन फूड हेल्प इन। यानी कि भोजन में उपस्थित रफेज जो आपके रेशेदार पदार्थ हैं क्या करने में सहायता करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने में, ऊतकों का यानी कि टिश्यू का निर्माण करने में, या क्रमाकुंचन गति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऊर्जा प्रदान करने का काम तो आपका कार्बोहाइड्रेट फैट करता है, टिश्यू की मरम्मत करने के लिए आपका प्रोटीन करता है। तो आपका कौन सा, आपका जो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, यानी कि क्या करता है, ये जो आपके रफेज होते हैं, ये जो आपके क्रमाकुंचन गति होती है, यानी कि पेरिस्टाल्टिकल मूवमेंट, इसमें ये हेल्प करता है, जिससे खाना भोजन जो होता है हमारा अच्छी तरीके से पच जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होते हैं ना आपके जो रफेज होते हैं, ये कोई ना तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना ऊतकों का निर्माण करते हैं,
ये केवल क्रमाकुंचन गति करते हैं, जिससे हमारा भोजन का पाचन सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, और खुद जो आपके रेशेदार पदार्थ यानी कि जो आपके रफेज होते हैं ना, इनका पाचन बॉडी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फूड परफॉर्म्स इन बॉडी, यानी कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं, आपको ये बताना है। शारीरिक कार्य करते हैं, सोशल कार्य करते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका इधर फिजिकल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिजिकल वर्क आ जाएगा इधर। तो बताइए आप लोग, भोजन आपकी बॉडी में क्या क्या कार्य करते हैं? फिजिकल करते हैं, सोशल काम करते हैं, या साइकोलॉजिकल करते हैं? तो कौन सा कार्य करते हैं? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए, व्यक्ति खाना खाता है, व्यक्ति द्वारा उसे पचाया जाता है। व्यक्ति खाना खाता है, भोजन करता है, तभी तो जीवित रह सकता है। उसे उसके बॉडी का क्या होता है? वृद्धि होता है, वृद्धि होती है और विकास होता है। तो अगर देखा जाए तो शारीरिक फंक्शन हो गई, फिजिकल फंक्शन में आ जाता है, क्योंकि भोजन क्या कार्य करता है? फिजिकल कार्य भी करता है, फिजिकल फंक्शंस भी करता है, सोशल कार्य भी करता है। कि जैसे कोई पार्टी वगैरह होती है, तो पार्टी में आपके, चाहे किटी पार्टी हो गई या कोई भी आपकी किसी की शादी हो रही है, किसी का बर्थडे है, तो उसमें क्या होता है? दावत होती है, यानी कि क्या करते हैं वो लोग, किसी भी कोई भी प्रकार का फंक्शन हो तो उसमें भोजन को जरूर ऐड किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? सोशल फंक्शन हो गया, यानी कि सोशल फंक्शन में भी इंक्लूड होता है, गेट टुगेदर में ही हेल्प करता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल फंक्शन में अगर सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं बैठ के, तो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये हो जाता है आपका क्या? मनोवैज्ञानिक अर्थ। तो जब ये तीनों कार्य करता है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं, इसलिए आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है आपका, द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम वाज। तो किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया, आपको ये बताना है। फ्रॉवेल ने किया है, पेस्ट्रोलॉजी ने किया है, जॉन डीवी ने किया है, या मौरिया मॉन्टेसरी ने किया है? तो जो किंडरगार्टन के जनक जो है वो है आपके, कौन है? फ्रॉवेल है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किंडरगार्टन को कहा जाता है बच्चों का बगीचा, और बगीचे में क्या खिलते हैं? बगीचे में फूल खिलते हैं। तो फ्रॉवेल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर से रिलेट कर सकते हैं, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा पहचानना। और जो फेडरिक, इनका पूरा नाम फेडरिक फ्रॉवेल है। फेडरिक फ्रॉवेल ने जो ये स्थापित करवाया था, ये 1837 में स्थापित करवाया था। तो ईयर भी आपको याद रखना है, कब करवाया था? 1837 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, न्यू बॉर्न इन्फेंट नॉर्मली सफर फ्रॉम, यानी कि नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। तो जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, आपके किस रोग से पीड़ित होते हैं, आपको ये बताना है। इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि आंतों के संक्रमण से, या माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, या नवजात पीलिया से, या अति सक्रियता से? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए आप लोग, जो नवजात शिशु होते हैं यानी कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें मोस्टली देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? यानी कि नवजात पीलिया से। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये छोटे बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी में क्या आपको जॉइंटिक्स ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि ये बाद में ठीक हो जाता है, पर फिर भी मोस्टली मतलब जो देखा गया है रेशियो इसका, तो न्यूबॉर्न बेबी में जॉइंटिक्स, जो आपका पीलिया होता है यानी कि जॉइंटिक्स होता है, वो ज्यादा मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई जगह इसमें आंसर आपका ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, द क्राई ऑफ द बेबी एट बर्थ। तो जब बच्चा जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है? रोता है। अगर नहीं रोता है तो उसको जानबूझकर रुलाया जाता है। तो रोने से क्या होता है बच्चे के, आपको ये बताना है। स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, या स्टिमुलेट इन बीटिंग प्रोसेस, या इंडिकेट दैट ही इज हंग्री, या इंडिकेट दैट ही इज पेन, यानी कि वह यह दर्शाता है कि वह दर्द में है, या वो भूखा है, या उसकी श्वसन क्रिया जो होती है वो आरंभ होती है, या रक्त प्रवाह जो होता है वो उत्तेजित होता है। तो जब बच्चा रोता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, जो उसकी श्वसन क्रिया होती है ना,
वो आरंभ होती है। तो ऑप्शन बी क्या होता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नवजात शिशु है ना, उसका रोना है, जब बच्चा, उसका रोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोने के द्वारा उसके क्या जो लंग्स होते हैं ना, वो फूल जाते हैं और उसके अंदर कौन सी रेस्पिरेटरी की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। जन्म के टाइम स्टार्टिंग में श्वसन गति जो होती है 40 से 45 प्रति मिनट होती है। तो ए भी आपको याद रखना है, क्या वो क्या होती है, 40 से 45 मिनट प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है डेवलपमेंट टास्क आर डिफाइंड एज, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो कैसे परिभाषित किया जाता है आपको ये बताना है। सामाजिक अपेक्षाएं के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, लर्निंग के द्वारा या मोटिवेशन के द्वारा। तो देखिए, जो आपका डेवलपमेंट टास्क है ना, वो आपका परिभाषित किया जाता है सोशल एक्सपेंसेशन के द्वारा, यानी कि सामाजिक अपेक्षाएं के द्वारा। तो ऑप्शन ए सोशल एक्सपेंटेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए। तो प्लानिंग प्रोग्राम फॉर नर्सरी स्कूल शुड इंक्लूड, क्या क्या होना चाहिए आपको ये बताना है। डेली प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए या ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका नर्सरी स्कूल के जो प्रोग्राम होते हैं ना, उनकी योजना में यानी कि प्लानिंग में आपके उसमें प्रतिदिन की यानी कि डेली प्लानिंग भी इंक्लूड होना चाहिए, दीर्घकालीन योजना भी होनी चाहिए और अंशकालिक योजना भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपका। और नर्सरी स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें योजना इस टाइप का होनी चाहिए कि स्कूल में बच्चों का मन लगे, ना कि बच्चे बोर हो जाए, बच्चों का इंटरटेनमेंट होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटीज, तो वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है क्रोमोसोम है, जीन्स है, डीएनए या जायगोट है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बताइए इसका। जो वंशानुक्रम होता है, तो वंशानुक्रम की जो मूल इकाई है वो क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, जितने भी आपके मोस्टली क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें PYQ है, तो आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। ऑप्शन बी जो है जीन्स, इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, वंशानुक्रम यानी कि जो हेरिडिटी होता है ये परंपरागत होता है। इसके अंतर्गत बालक माता पिता से विकासात्मक विशेषताएं, गुण, संस्कार ग्रहण करता है और जीन के द्वारा ही मनुष्य अपने पूर्वजों के ही मतलब जो उनके गुण आते हैं ना, वो इसी के द्वारा ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सरी स्कूल इज, यानी कि नर्सरी स्कूल का उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है अच्छा शारीरिक गठन व पर्याप्त गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक समन्वय विकसित करना या स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना या संवेगात्मक अभिवृत्तियां विकसित करना, परिपक्वता एवं अच्छी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य पूछा है, तो जो आपके नर्सरी स्कूल का ऑब्जेक्टिव्स होता है वो ए भी होता है, यानी कि टू डेवलप गुड फिजिकल एंड एडिक्वेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो ए भी हो जाएगा इसमें। और टू डेवलप गुड हेल्थ हैबिट, गुड हेल्थ की हैबिट्स भी आ जाती है, यानी कि स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना भी आ जाएगी। और टू डेवलप इमोशन मैच्योरिटी एंड गुड एटीट्यूड्स, ए भी आ जाएगा इसमें। तो उसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द। ये सब क्या होते हैं, ये आपके नर्सरी स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मोती पिरोने में आवश्यकता होती है, तो मोती पिरोने में किसकी आवश्यकता होती है ये बताना है आपको। ग्रॉस मोटर स्किल की, फाइनर मोटर स्किल की या आई कोऑर्डिनेशन की या आई हैंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो जो आपके मोती पिरोने का प्रोसेस है उसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये होता है नेत्र हस्त समन्वय की, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन की होगी। आंखों से देखेंगे, हाथों से काम करेंगे, और जिसमें आपके हाथ का हैंड का मूवमेंट होगा ना, उसमें फाइनर मोटर स्किल आ जाएंगे आपकी, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका
विकास के सभी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना है। ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर, ऑप्शन में है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं या आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। देखिए, तो जो आपके मतलब एरिया होते हैं किसके, डेवलपमेंट के, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ना ही वातावरण से प्रभावित होते हैं, ना ही आनुवंशिकता से, बल्कि आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक क्लास में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम, यानी कि विकास की उत्पत्ति किससे होती है, कैसे होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, या परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, या प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा। तो विकास की जो उत्पत्ति होती है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से होती है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ठीक है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो विकास का अर्थ होता है ना, वो होता है आपका, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन होता है। और विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इसमें मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक, सामाजिक, क्रियात्मक और आपका इमोशनल परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन आपके शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज बीसीजी वैक्सीनेशन गिव टू क्योर टीबी, यानी कि तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है, 7 दिन में, 1 माह में, 4 माह में, या 5 माह में। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि बच्चे के जन्म के उपरांत तुरंत ही बच्चों को बीसीजी का टीका लगाना चाहिए, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें बच्चे के 1 मंथ में दे दिया जाना चाहिए, 1 मंथ के भीतर भीतर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और जो आपका बीसीजी का टीका होता है ना, शिशु की बाह में ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, यानी कि शिशु के हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। और ये क्या कर देता है, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से बचाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूबॉर्न चाइल्ड हैज टू फेस, यानी कि नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है। तो किसका सामना करना पड़ता है ये बताना है आपको, इमोशनल प्रॉब्लम का, सोशल प्रॉब्लम का, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का, या फिजिकल प्रॉब्लम का। तो जो न्यूबॉर्न बेबी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में आती है, यानी कि उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है एकदम अलग होता है। जब बच्चा बाहरी वातावरण में आता है तो उसका एनवायरनमेंट एकदम अलग हो जाता है। तो अगर जो एनवायरनमेंट के साथ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है वो बच्चा जीवित रहता है, और जो बालक नहीं कर पाते समायोजन, वो बालक उन बालकों की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है ये बताना है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.5 पॉन्ड होता है, 7.5 पॉन्ड होगा, 8.5 पॉन्ड होगा, या 9.5 पॉन्ड होगा। तो जो नवजात शिशु का औसत भार होता है वो होता है 7.5 पॉन्ड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें लंबाई पूछी जाए तो शिशु की, नवजात शिशु की जो लंबाई होती है 18 से 20 इंच होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। तो विकासात्मक कार्य का कौन, यानी कि डेवलपमेंट टास्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हरलॉक ने दिया है, गेजल ने दिया है, पियाजे ने दिया है, या हैविंग हर्स्ट ने दिया है। तो जो आपका विकासात्मक कार्य का प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट दिया है किसका, डेवलपमेंट टास्क का, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है हैविंग हर्स्ट ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनके अनुसार विकासात्मक कार्य से मतलब जो तात्पर्य होता है उन कार्यों से जो व्यक्ति के जीवन के एक निश्चित काल में ही उत्पन्न होते हैं, और इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता होती है।
और विकास क्या होती है, अगली अवस्था में कार्यों को सीखने में भी सक्सेस मिलती है, यानी कि सफलता मिलती है। और ये जो विकास होते हैं ना, यानी कि डेवलपमेंट, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है ये बताइए। उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता इसलिए, या वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है इसलिए, या ज्यादा समय सोता है, या उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका जो रीजन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जन्म के पश्चात नवजात शिशु के प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा क्या कर रहा होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर रहा होता है। ठीक है, इस वजह से उसका वेट कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, विकास से तात्पर्य क्या है। क्वालिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज दोनों है, या नन ऑफ द एबव है। तो विकास यानी कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट विकास से तात्पर्य होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों, यानी कि गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और विकास जो होता है, डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलता ही रहता है। और डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन, सारे तरीके के परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, लिपिड रिच लेयर विच सराउंड्स द नर्व फाइबर इज नॉन एज, यानी कि वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है, उसे क्या कहते हैं। मेडल्यूरी शीट कहते हैं, माइलन शीट कहते हैं, मेमोलियन शीट कहेंगे, या मिक्स्ड शीट कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये इसमें बताना है। देखिए, लिपिड रिच लेयर विच सराउंडेड द नर्व फाइबर इज नॉन एज, तो इसको हम जानते हैं किस नाम से, माइलिन शीट के नाम से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और जो आपका नर्व सिस्टम को जो अध्ययन होता है ना, यानी कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। आप लोग क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है, आपको ये बताना है। इरिडिएशन की होती है प्रोसेस, या स्टेरिलाइजेशन होता है, या फोर्टिफिकेशन होता है, या डिहाइड्रेशन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें ये बताना है। तो कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो भोज्य पदार्थ में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से जाने को रोकता है। तो ये होता है आपका इरिडिएशन का प्रोसेस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि कैलोरी इकाई है किसकी, बीएमआर की इकाई है, बीएमआई की है, हीट की है, या टेम्परेचर की है। तो जो आपकी कैलोरी होती है ना, कैलोरी आपकी हीट की यूनिट होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो दर्शाते हैं वो कैपिटल सी लेटर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी कि रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय क्यों है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू टेलर गारमेंट्स बिकॉज वे अधिक समय तक चलते हैं इसलिए, या वो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए, या उनकी कीमत या उनके पक्के रंग होते हैं। तो इसका आंसर, ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो आप बने बनाए रेडीमेड कपड़े अगर पहनते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो आपका आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, गए और ले आए आप उसको। और इसमें बिल्कुल भी क्या होती है, मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें रंग, डिजाइन, जिस कलर का आपको चाहिए, जिस डिजाइन को चाहिए आपको, वो मिल जाता है आसानी से। उसके रेट भी आपके ज्यादा हाई फाई नहीं होते, कम दाम में आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एजोइक डाइस आर, यानी कि एजोइक रंजक क्या है, सल्फोनिक एसिड है, या इंसॉल्युबल इन वाटर है, या ल्यूको यौगिक रंजक है, या जो मॉर्डर्न के साथ उपयोग होते हैं वो है। तो आपको ये बताना है जो आपकी एजोइक डाई है वो क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कि जो आपकी एजोइक डाई होती है वो आपके सल्फोनिक एसिड डाई होती है। ठीक है,
और एजोइक डाई को हम नेफ्थलॉन डाई के नाम से भी जानते हैं। और वनस्पति रेशों से बने हुए वस्त्रों की रंगाई और छपाई जो होती है आपकी, यानी कि डाई और प्रिंटिंग जो होती है वो नेफ्थलॉन कलर द्वारा ही की जाती है। और अगर हम कॉटन के कपड़ों को कलर करेंगे तो इससे पहले बीटा नेफ्थलॉन या तो कास्टिक सोडा के घोल में पहले डुबाया जाता है। उसके बाद वस्त्र को कैसे क्षारीय यानी कि बेस रंगों में रंगा जाता है। एजोइक एक क्या होता है, सल्फोनिक एसिड रंजक होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्लीट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह प्रयोग होती है, यानी कि विच प्लीट इज यूजली यूज्ड एज ट्रिमिंग इन गारमेंट्स। कौन सी होती है प्लीट, आपको ये बताना है। एक्रोडियन प्लीट होती है, सनरी प्लीट होती है, कार्डिस प्लीट होती है या किक प्लीट होती है। तो जो आपकी ट्रिमिंग की तरह, किसकी तरह, ट्रिमिंग की तरह जो यूज होती है वो होती है आपकी कार्डिस प्लीट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस प्लीट का यूज हम किस लिए करते हैं, कपड़े में आपके गारमेंट्स में फुलनेस लाने के लिए करते हैं। फुलनेस को जैसे चुन्नटे हो गई, प्लीट्स हो गई, ड्रेप काउच, फ्लेवर आदि की तरह इसमें प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर बनता है, तो पॉलिएस्टर कैसे बनता है आपको ये बताना है। एक्रोनाइट्राइड या विनाइल साइनाइड पॉलीमर के द्वारा, या हाइड्राइक एल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, या हेक्सामिथिलीन डाई अमीनो एडिपिक एसिड के द्वारा, या डाई मिथाइल फार्मोमाइड पॉलीमर के द्वारा। तो जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर कैसे बनेगा, राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डाई हाइड्रिक एल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा क्या बनता है, आपके पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपके पॉलिएस्टर में जो इसके रेशो होते हैं ना, वो लंबी कड़ी वाले यानी कि लॉन्ग चेन वाले पॉलीमर्स होते हैं। इसका जो आपका निर्माण होता है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से इसका किया जाता है। ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1939 में हुआ था। ठीक है। पॉलिएस्टर का 1939 से 1941 में तक हुआ था ये। ठीक है। क्लियर है ये। अब पॉलीमर की खोज जो है एक तरीके से हम ये कहते हैं, जो पॉलिएस्टर होता है ना, पॉलिएस्टर को हम टेरिलीन और ऑर्लॉन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब क्या होता है, यानी कि व्हेन वी ऐड डिटर्जेंट इन द वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ऑप्शन में है सतह का तनाव घट जाता है, या सतह का तनाव बढ़ जाता है, या सतह का तनाव वैसे ही रहता है सेम, कोई चेंज नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम कपड़े धोने के लिए पानी में क्या डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, तो क्या हो जाता है, तो सतह का जो तनाव होता है ना वो घट जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन आर इज रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका सतह का तनाव होगा, तनाव घट जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है। जो आपका तनाव होगा, तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जो आपका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्लेकेट वह है जो, तो प्लेकेट क्या है, किनारों को सही करने के लिए किया जाता है यूज, या सही आकार देने के लिए यूज किया जाता है, या वस्त्रों को पहनने में आसान करने के लिए वह खुली परिसज्जित सिलाई है, या कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान है। तो प्लेकेट क्या होता है आपको ये बताना है। देखिए, जो प्लेकेट है ना, प्लेकेट होता है कमर पर इलास्टिक डालने के लिए जो खोला गया स्थान होता है, उसे हम प्लेकेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन ओपन कट टू इंसर्ट इलास्टिक ऑन द वेस्ट ऑफ द गारमेंट। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, स्पेशल बांधनी ऑफ मदुरई तमिलनाडु इज नॉन एज। घरचोला है, लहरिया है, चुनरी है, या सुनगड़ी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सुनगड़ी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुनगड़ी जो होती है मदुरई तमिलनाडु की, यानी कि विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। ठीक है। जो आपकी सुनगड़ी होती है, सुनगड़ी में परिधान को बांध कर रंगाई की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस बुनाई से बुना कपड़ा सीधा उल्टा एक समान रहता है, आपको ये बताना है।
जैकार्ड बुनाई से, टुल बुनाई से, सादी बुनाई से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। देखिए किस बुनाई से, यानी कि फैब्रिक विद दिस वीव हैव नो रॉन्ग साइड, कोई भी इसका उल्टा सीधा साइड नहीं होता है, एकदम सेम साइड दोनों तरह होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सादी बुनाई, प्लेन वीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी प्लेन वीव होती है वो सबसे सरल बुनाई मानी जाती है। इसमें बुनाई के लिए दो हार्नेस का यूज किया जाता है, ठीक है, दो हार्नेस का यूज किया जाता है। एक हार्नेस तो ताने के लिए होता है और यानी कि सम धागे के लिए, और दूसरा हार्नेस जो होता है आपके विषम धागे के लिए होता है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आरबीसी आर मेड, यानी कि लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं? लीवर में, बोन मैरो में, किडनी में या पेनक्रियाज में? तो जो आपके आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है आपके बोन मैरो में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या, अस्थि मज्जा में। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉन एज, यानी कि 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहेंगे, जीनोम्स कहेंगे, लिंक क्रोमोसोम कहेंगे या कोई नहीं कहेंगे? तो देखिए जो 22 पेयर होते हैं, कितने, जो 22 जोड़े कहे जाते हैं ये बिल्कुल एक समान होते हैं, मेल या फीमेल दोनों में एक समान होते हैं, तो इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको ऑटोसोम्स के साथ साथ समजात गुण भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो आपका 23वां जोड़ा होता है ना, वो जो क्रोमोसोम होता है पुरुष और महिला में भिन्न भिन्न होता है। जो 23वां जोड़ा होता है आपका वो आपका महिला में यानी कि मेल में होता है, मेल में आपका एक्स वाई हो जाएगा और फीमेल में आपका एक्स एक्स होता है। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, कैसे पता करेंगे हम कि दूध में मिलावट है? मीटर से, थर्मामीटर से, लैक्टोमीटर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध में मिलावट का पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, उस हार्मोन का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है, यानी कि आइडेंटिफाई द हार्मोन एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी। एस्ट्रोजन है, कैल्सिटोनिन है, पैराथायराइड है या इंसुलिन है? तो जो हार्मोन आपके मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है वो होता है आपका इंसुलिन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डायबिटीज होता है किसी को, तो डायबिटीज की स्थिति में टिश्यू में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम हो जाता है, इस कारण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और तभी क्या हो जाता है, मतलब तभी क्या हो जाता है, डायबिटीज देखने को मिलती है। और जो नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा होती है ना वो 80 से लेकर 120 mg होती है। किस में होती है? पर 100 में देखेंगे हम तो 100 ml ब्लड में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है ये बताना है। मक्का में पाया जाएगा, गेहूं में, बाजरा में या चावल में? देखिए गेहूं में तो आपका ग्लूटेन पाया जाता है, तो जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन आपका येलो मेज यानी कि पीली मक्का में पाया जाता है। ठीक है, पीली मक्का यानी कि इसको हम भुट्टा के नाम से भी बोलते हैं। जो आपका स्वीट कॉर्न होता है ना वो होता है, इसमें कैरोनियर पाया जाता है, यानी कि कैरोटीन पाया जाता है। और ये आपका विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मक्के का पीला रंग होता है ना वो कैरोटीन के कारण ही होता है। और मक्के को एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल फाइटर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां कौन कौन सी ये बताने, यानी कि मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज पर्सनल कांटेक्ट है, ग्रुप कांटेक्ट है, मास कांटेक्ट है या ऑल ऑफ द एबव है? तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां जो है वो आपका व्यक्तिगत संपर्क भी है, समूह संपर्क भी है, जनसंपर्क भी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो जो विटामिन B12 की कमी से होता है ये आपका होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको? और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है काफी कम हो जाती है, तो व्यक्ति को आंखों में पीलापन, तुरंत थकावट, कमजोरी, ये सब चीजें महसूस होने लगती हैं। और इसको हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से हो रहा है, तो जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामाइन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। तो जो आपकी गर्भकालीन विषाक्तता किससे संबंधित है ये बताना है। उच्च रक्तचाप से, सूजन से, एल्ब्यूमिनेरिया से, या उपरोक्त सभी से। तो जो आपकी गर्भकालीन विषाक्तता होती है यानी कि टॉक्सिमिया और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन से भी है, ऑडिमा से है, और एल्ब्यूमिनेरिया से भी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। 1955 में हुई, 1954 में हुई, 1960 में हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मिलावट संबंधी एक्ट आया यानी कि PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जो एक्ट आया था वो आया था आपका कब? 1954 में आया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किया गया था तैयारी वाला आपका एक्ट, इससे मतलब जो मिलावट होते हैं ना, इससे नियंत्रण पाने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ इनमें से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए? नेफ्रोटाइटिस को, डायबिटीज के पेशेंट को, एनीमिया को के पेशेंट को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेक्ड आइटम किनको नहीं देने चाहिए? बेक्ड आइटम हमें डायबिटीज पेशेंट को नहीं देने चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, इनको कैलोरी हाई देनी चाहिए और प्रोटीन कम देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? यानी कि स्पेशल ब्लड सेल that are major component of the immune system are एरिथोसाइट्स है, लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडीज है, या प्लेटलेट्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लिम्फोसाइट। तो जो रक्त कोश के इम्यून सिस्टम को जो सबसे बड़ा घटक होता है ना, वो आपका लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट्स जो होता है सफेद रक्त कोशिका का एक प्रकार होता है। ये WBC संख्या का 20 से 40% तक होता है। ठीक है, कितना? 20 से 40% तक होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बाद में क्लास खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरकिंजे तंतु होते हैं। तो पुरकिंजे जो तंतु होते हैं कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं? हृदय में होते हैं, वक्र के नेफ्रॉन में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं, या त्वचा में होते हैं? तो जो आपके पुरकिंजे तंतु होते हैं ना, वो हार्ट में होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हार्ट में पुरकिंजे तंतु होते हैं जो हृदय में ही उपस्थित होते हैं, और ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं, नेटवर्क की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय के ANV, क्या किसको? ANV का मतलब होता है एंट्रियोवेस्कुलर नोड से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? यानी कि निम्नलिखित में से वक्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है ये बताना है आपको। वुमेन कैप्सूल है, मेल्पी थियन कार्यस्कल्स है, पिरामिड है, या नेफ्रॉन है? तो वक्र की कार्यात्मक इकाई, जो किडनी की आपकी कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के क्रैनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होते हैं ये बताना है आपको। यानी कि नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रैनियम 8 होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं, 16 होती हैं। तो मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? 8 अस्थियां उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये जो उपस्थित होती है ना 8 हड्डियां, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। RH करता है, केवल X करता है, Y करता है, या X और Y दोनों करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि बच्चे के लिंग का निर्धारण X और Y दोनों करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टर्नम को क्या कहते हैं, यानी कि स्टर्नम इज नॉन एज हंसली की हड्डी, सीने की हड्डी, कंधे की हड्डी, या कॉलर की हड्डी। तो जो आपका स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम हम कहते हैं सीने की हड्डी को, यानी कि ब्रेस्ट बोन को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक लंबी और चपटी अस्थि होती है जो गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर तक स्थित होती है और पसलियों के सामने के सिरे की लंबाई में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपको ये बताना है रक्त आपका किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि ब्लड इच विच टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, या एपिथेलियम टिश्यू है। तो ब्लड जो होता है, यानी कि ब्लड क्या है, रक्त। तो रक्त क्या होता है, रक्त एक आपका संयोजी ऊतक होता है, यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसका जो घनत्व होता है, यानी कि इसमें डेंसिटी होती है ना 0.04 से लेकर 1.07 तक होता है। और जो आपका ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है, यानी कि लाइटली बेस होता है। इसका ब्लड का जो पीएच होता है ना, इसका पीएच 7.4 होता है। ठीक है, क्या होता है, पीएच। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है तो आप क्लास खत्म होने के बाद एंड में बता सकते हैं। थैंक यू सो